तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे। इससे पहले जो गैस लॉज थे जिसमें बॉयल्स, चार्ल्स आते हैं और गे-लुसेक आते हैं जो अपनी कुछ थ्योरी बताते हैं। एक्चुअली जो वो थ्योरी बताते हैं वो एक आइडियल गैस के लिए होती है। आइडियल गैस क्या होती है? जो इन इमेजिनरी पार्ट हो, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, उन गैस के लिए जो लोग बता रहे हैं वो केवल आइडियल गैस पे ही अप्लाई होंगे और जो रियल गैसेज जो हमारे पास होती हैं उन पे वो अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होती है आइडियल गैस। ठीक है, अब इन्हीं गैसों को, इन्हीं लॉज को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है। आइडियल गैस की एक इक्वेशन निकल के आते हैं, वो ही हम समझेंगे। ठीक है, अब आइडियल गैस जो ये बताते हैं, जो ये लॉ बताए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो बताते हैं जो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें आपको एक टाइम पे कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर या आप किसी कांस्टेंट वॉल्यूम लेके देखो। ठीक है, मेनली ये बात करते हैं जब आप कांस्टेंट किसी चीज़ को ले लेते हो ना तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नहीं होगा बिल्कुल भी। इन लॉज का कहना ये साफ साफ ही है। अगर इस लॉ को हम अप्लाई करके देखते हैं तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा, कोई भी। लेकिन इनमें कुछ मिनिमम होता है। ठीक है, तभी थोड़े थोड़े मतलब होते तो एक जगह ही है ना, दूर दूर हो लेकिन होते तो एक जगह, कुछ तो फोर्स होता है मिनिमम। ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होगा इन लॉज के अनुसार। ठीक है, इसलिए जो ये होती है आइडियल गैस की बात करते हैं वो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारे लॉ है आइडियल गैस के ऊपर है। ठीक है, अगर आप इन्हीं की इक्वेशन देखो, अगर इन्हीं आइडियल गैस को कंबाइन करके जितने भी हमारे पास लॉ आए थे इन्हीं को कंबाइन करके देखेंगे तो हमारे पास इसकी एक इक्वेशन क्रिएट होगी। ठीक है, जो हमारे बहुत न्यूमेरिकल्स ये करते हैं ना काफ़ी यूज़फुल होती है। अच्छा, 3 लॉ ले लेते हैं हम। एक था बॉयल्स लॉ था, एक था चार्ल्स लॉ और एक था एवोगाड्रो। ठीक है, ये 3 रूल्स थे। जो बॉयल्स जो लॉ है वो बताता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो या वॉल्यूम ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चार्ल्स में बताते हैं कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो एवोगाड्रो है ये कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो देखो इसमें वॉल्यूम कॉमन है, तो अगर हम तीनों को कंबाइन करके तो ऐसे देखें तो हमारे पास n टेम्परेचर अपॉन प्रेशर कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जब भी ये प्रोपोर्शनल का अगर तो ये निशान है जो मार्क, अगर इसको रिमूव करना हो तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक r कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट में इस तरह का एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन ऑफ गैस कह सकते हैं। ठीक है, जो आइडियल गैस के लिए है इक्वेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास एक इस टाइप से आ गई। ठीक है, अब अगर देखो तो इसमें एक गैस लुसेक और था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे थे, तो अगर हम इसमें करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था ना हमने वो लिया है। ठीक है, वो रूल्स हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन निकल के आती है जिसको हम इक्वेशन ऑफ गैस भी कह सकते हैं। अब जहाँ ये आर अपने पास कांस्टेंट है ना, किसी भी कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, जो भी हमने कांस्टेंट यहाँ पर माना है उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है उन वेरिएबल्स पे जो इसके अराउंड है, जैसे ये प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टेम्परेचर, इन चीज़ों पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर हमें इन्हीं को सबसे इनकी जो मिनिमम वैल्यू जो एसटीपी में होता है, अगर इनकी हम एक मोल के लिए 1 मोल के लिए अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो गैस कॉन्स्टेंट आर आया है उसकी वैल्यू हम निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, वो आई थी PV = nRT। ठीक है, अब अगर हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो ना तो इसके अराउंड जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये इनकी जो वैल्यू है
इनकी जो बेसिक जो एसटीपी वैल्यू होती है ना, अगर वो हम लेंगे तो हमारे पास वो उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम आर को अलग लें और यहाँ पे ये हमने आर को अलग लेके अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम प्रेशर की एसटीपी अगर बेसिक जो वैल्यू होती है, जो एसटीपी वैल्यू होती है, अगर वो देखें तो हम वो है 10⁵ पास्कल्स। वॉल्यूम ले तो 22.73 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वहीं अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें 1 मोल के लिए हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, टेम्परेचर जो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये देखो एसटीपी वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, एसटीपी वैल्यूज होता है ना कि 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल के लिए प्रेशर क्या होगा, 1 मोल के लिए टेम्परेचर क्या होगा, तो वो ये उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, जब इन्हीं वैल्यू को हम अगर इसमें रखेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8.314 जूल किलो मोल। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब देखो अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग सिचुएशन, जैसे आप न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हो तो उसमें इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग मतलब यूनिट पे डिपेंड करती है कि आप क्या यूनिट दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो कहीं पे अगर इसकी जो न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखो तो इनकी वैल्यू को हम अकॉर्डिंग टू यूनिट, उसमें क्या यूनिट देख रहे हैं उसके हिसाब से उसको चेंज करना होता है। ठीक है, जैसे इसमें 8.314 इस यूनिट में है, हो सकता है कि उस यूनिट में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर एटमॉस्फेयर में दे रखा हो, प्रेशर को पास्कल में दे के बार में दे रखा हो, तो इनको वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इनकी वैल्यू हम जैसे इस टाइप में भी हो सकती है, तो डिफरेंट टाइप में इनकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास लेकिन कुल मिला के हमारे पास एक यूनिट में आर की जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, यही हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन आई है हमारे पास, अगर इसी को हम थोड़ा आगे ले जाके देखें तो हमारे पास न्यू वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास कोई कंटेनर में कोई गैस थी, ठीक है ना, कोई गैस है और इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि एक टाइम पर इसका प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर ये था, सेकंड टाइम पे हमें बता दें कि भाई इसका प्रेशर और वॉल्यूम ये है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ, गay-lussac लॉ में देखा था, तो अलग अलग टाइम पर डिफरेंट, जब न्यूमेरिकल्स देखोगे तो डिफरेंट टाइम पर आपको वैल्यू पूछी जाती है। तो अगर इसी चीज़ में देखिए हम डिफरेंट वैल्यू इसी चीज़ में देखें तो हमारे पास जो n है ये तो होगा हमारे पास दोनों में कांस्टेंट। अगर हम एक सिचुएशन में देख रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, अगर नेक्स्ट सिचुएशन में देखें तो वहाँ पे तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास P/T। तो फर्स्ट जो मोमेंट था, मतलब एक मोमेंट पर हमारे पास 1 मोमेंट, ठीक है, एक मोमेंट की हमारे पास क्या वैल्यू है, तो हमारे मान लेते हैं P1 V1 T1, और वहीं सेकेंड मोमेंट पर क्या वैल्यू है P2 V2 T2। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास 6 वेरिएबल्स आ गए। तो हमारे पास जब न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करते हो तो उसमें आपको क्या करेंगे, 5 वेरिएबल्स की वैल्यू दे देंगे और एक ही पूछ लेंगे। मतलब मान लो P1 V1 T1 P2 T2 की वैल्यू दे दी और V2 की वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट को कैसे, यूनिट एकदम सही हो सभी की। ठीक है ना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे या ऐसा भी हो सकता है 5 की वैल्यू दे देंगे और आपको एक की वैल्यू पूछ लेंगे, तो आप इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। इसको हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें 6 वेरिएबल्स आ रहे हैं, किसी मोमेंट या किसी गैस के 6 वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड हैं, एक मोमेंट पे अलग है, दूसरे मोमेंट पे अलग है, इसलिए हम कंबाइंड गैस लॉ भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको आइडियल गैस इक्वेशन का जो फुल फंडा है वो समझ में आ गया होगा। बस ये है कि ये सब कुछ थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को देख के जो हमारे पास गैस इक्वेशन आई है, इसी को देख के हम डेंसिटी और जो मोलर मास होता है ना किसी गैस स्टेट का, किसी गैस का जो मोलर मास और डेंसिटी होता है उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, P = nRT, हमारे पास ये इक्वेशन है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स वाला है, इसकी जो अगर आपने पहले पढ़ो अवोगाद्रो उसमें बताया है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। किस में देख रहे हैं एक्चुअली, हम देख रहे हैं डेंसिटी
और मोलर मास के बीच में एक रिलेशन, लेकिन ध्यान रखना ओनली गैसियस स्टेट के लिए, ठीक है ना, गैसियस स्टेट के लिए देख रहे हैं, सॉलिड लिक्विड के लिए सभी के लिए नहीं देख रहे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है, हमें डेंसिटी लाना है और मोलर मास हमारे पास ये है। तो जो हमारे पास n है नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका होता है ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स या अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें जो मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है और जो मोलर मास होता है, ठीक है। अब इसमें हम n की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू n की वैल्यू है m/m अपॉन RT, ठीक है। तो हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो होता है मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम को नीचे ले जाते हैं इसकी और m को इधर ले आते हैं मोलर मास को, ठीक है, m/v RT। तो हमारे पास P प्रेशर मोलर मास, जो m/v है वो हमारे पास डेंसिटी हो गई RT। तो P को अगर इधर ले जाए, डेंसिटी, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, तो हमारे पास ये एक मोलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकल के आ जाता है, ठीक है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल जो होते हैं इसमें इस फॉर्मूले से काफ़ी बनते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो डेंसिटी एंड मोलर मास है, इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट भी है ये, ठीक है। लेकिन आप अगर बाय थ्योरी, बाय लॉजिकल समझोगे तो ईजिली है, अगर डायरेक्ट रटना तो हर चीज़ ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप समझोगे तो आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें कुछ समझने की, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है, ठीक है। हमने पहले आइडियल गैस इक्वेशन देखी, क्या होता है आइडियल गैस, फिर उनके जो कंबाइन करके कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ, ठीक है, और कैसे हम बाद में एक हमारे पास कंबाइंड गैस लो आता है, मतलब 6 वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के, और फिर फाइनली हमारे पास ये डेंसिटी और मोलर मास के बीच में हम एक रिलेशन निकाल देते हैं जो हमारे काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो ये था कुल मिला के आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है।